हम सब ने पहले एटम बम की कहानी तो सुनी ही है। मैनहट्टन प्रोजेक्ट, दूसरा विश्व युद्ध और एक ऐसी ताकत का बनना जिसने दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन वो तो कहानी की बस शुरुआत थी। असल कहानी तो उन बमों की है जो चोरी छुपे दुनिया की नजरों से दूर बनाए गए। ये सिर्फ अमेरिका और सोवियत संघ के बीच की कोई रेस नहीं थी। नहीं, ये तो परमाणु तकनीक के गुपचुप तरीके से फैलने की एक बहुत ही पेचीदा कहानी है, जिसमें जासूसी भी है, धोखा भी है और देशों का गुरूर भी। तो चलिए आज इस छिपे हुए इतिहास की परतें खोलते हैं। शुरुआती दौर में न्यूक्लियर हथियार बड़ी बड़ी महाशक्तियों के बीच पावर बैलेंस बनाने का एक जरिया थे। कोल्ड वॉर के टाइम में ये एक बहुत छोटा और एक्सक्लूसिव क्लब था, जिसकी बुनियाद एक दूसरे के डर पर टिकी थी। तो इस क्लब के पहले 3 खिलाड़ी ये थे। 1945 में अमेरिका, ठीक 4 साल बाद 1949 में सोवियत संघ ने जासूसी के दम पर अमेरिका की बादशाहत खत्म कर दी और अपना बम बना लिया। और फिर 1952 में आया ब्रिटेन, जिसे मैनहट्टन प्रोजेक्ट में साथ काम करने के बावजूद अमेरिका ने टेक्नोलॉजी देने से साफ मना कर दिया था। तो उसने भी अपना खुद का परमाणु परीक्षण करके इस क्लब में एंट्री ले ली। ये वो दौर था जब जबरदस्त दुश्मनी थी और वादे तोड़े जा रहे थे। पर बहुत जल्द ही ये पूरा समीकरण बदलने वाला था। अब देश सिर्फ अपनी हिफाजत के लिए एटम बम नहीं चाहते थे, बल्कि वो अपनी आज़ादी और दुनिया में अपनी हैसियत साबित करने के लिए भी इसे हासिल करना चाहते थे। यहाँ 2 बिल्कुल अलग अलग वजहें देखने को मिलती हैं। एक तरफ था फ्रांस, जो स्वेज संकट में हुई बेइज्जती के बाद अमेरिका पर अपनी निर्भरता खत्म करना चाहता था। तो वहीं दूसरी तरफ था चीन, जिसका अपने ही कम्युनिस्ट साथी सोवियत संघ से झड़ा हो गया था और उसे अमेरिका के खिलाफ अपनी सुरक्षा की चिंता सताने लगी थी। मतलब अब परमाणु हथियार सिर्फ बचाव का साधन नहीं रह गए थे, बल्कि ये जियोपॉलिटिकल शतरंज की एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स चाल बन चुके थे। और ये बात फ्रांस के राष्ट्रपति चार्ल्स डी गॉल के इस बयान से एकदम साफ हो जाती है। उनके लिए ये सिर्फ एक हथियार नहीं था, बल्कि देश के गौरव और उसकी आज़ादी का सबसे बड़ा सिंबल था। चलिए अब इस कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर आते हैं। ये उन देशों की कहानी है जिन्होंने पूरी दुनिया की नज़रों में धूल झोंककर अंतर्राष्ट्रीय निगरानी को चकमा देकर खुफिया तरीके से न्यूक्लियर ताकत हासिल की। इस लिस्ट में जो पहला और सबसे अनोखा नाम है वो है इजराइल का। एक ऐसा देश जिसने आज तक कभी नहीं माना कि उसके पास एटम बम है, लेकिन पूरी दुनिया को यकीन है कि हैं। उनकी इस पॉलिसी को कहते हैं न्यूक्लियर एम्बिग्युइटी या परमाणु अस्पष्टता। इसका सीधा सा मतलब है न तो हाँ कहना और ना ही ना कहना। ये जो कन्फ्यूजन है, ये जो अनिश्चितता है, यही अपने आप में एक बहुत बड़ा हथियार बन जाती है। इजराइल ने ये रास्ता तब चुना जब अमेरिकी राष्ट्रपति कैनेडी उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम के सख्त खिलाफ थे और उनकी साइट्स का इंस्पेक्शन कराना चाहते थे। इजराइल ने बड़ी चालाकी से इन इंस्पेक्शंस को टाला और अपना काम पर्दे के पीछे जारी रखा। अब बात करते हैं एक रहस्य की। तारीख थी 22 सितंबर 1979। एक अमेरिकन सैटेलाइट ने साउथ अफ्रीका के पास हिंद महासागर के ऊपर एक अजीब सी दोहरी चमक रिकॉर्ड की। ये देखने में बिल्कुल एक न्यूक्लियर धमाके जैसी थी, लेकिन किसी ने भी इसकी जिम्मेदारी नहीं ली। तो सवाल ये उठता है कि आखिरी वेला हादसा था क्या? क्या ये वाकई एक सीक्रेट न्यूक्लियर टेस्ट था? जो सबसे मजबूत थियरी है वो ये मानती है कि ये इजराइल और उस वक्त के रंगभेदी साउथ अफ्रीका का एक जॉइंट मिशन था। दोनों ही देश दुनिया में अलग थलग पड़े हुए थे और माना जाता है कि ये टेस्ट उनकी खुफिया पार्टनरशिप का सबूत था, एक ऐसा तरीका जिससे वो बिना पकड़े अपनी न्यूक्लियर ताकत को टेस्ट कर सकते थे। और यहीं से हम साउथ अफ्रीका की एक बहुत ही अनोखी कहानी पर पहुंचते हैं। सोचिए, ये दुनिया का एक लौता ऐसा देश है जिसने न सिर्फ न्यूक्लियर बम बनाए, बल्कि रंगभेद का शासन खत्म होने पर अपनी मर्जी से उन सारे बमों को नष्ट भी कर दिया। उन्हें डर था कि कहीं ये टेक्नोलॉजी गलत हाथों में न पड़ जाए। उनकी कहानी हमें ये दिखाती है कि न्यूक्लियर रास्ते पर हमेशा आगे बढ़ना ही एकमात्र ऑप्शन नहीं होता। अब तक न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का कंट्रोल सरकारों के हाथ में था, लेकिन फिर एक शख्स ने आकर इस खेल के सारे नियम ही बदल दिए। उसने परमाणु प्रसार को एक प्राइवेट बिजनेस बना दिया। मिलिए अब्दुल कादिर खान से। पाकिस्तान में उन्हें अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम का हीरो माना जाता है, लेकिन बाकी दुनिया के लिए वो सबसे बड़े न्यूक्लियर स्मगलर थे। उन्होंने एटम बॉम्ब बनाने की टेक्नोलॉजी को एक ऐसी चीज बना दी जिसे कोई भी सही कीमत चुकाकर खरीद सकता था। और उन्होंने ये किया कैसे? उनका मॉडल 4 बेहद खतरनाक स्टेप्स पर काम करता था। पहला स्टेप था चोरी। उन्होंने नीदरलैंड्स से सेंट्रीफ्यूजेस के ब्लूप्रिंट्स चुराए। दूसरा स्टेप निर्माण। उसी चोरी की हुई टेक्नोलॉजी से उन्होंने पाकिस्तान के लिए बम बनाया। तीसरा नेटवर्क। उन्होंने दुनिया भर में सप्लायर्स और बिचौलियों का एक ब्लैक मार्केट खड़ा कर दिया।
और चौथा और सबसे खतरनाक स्टेप, बिक्री। उन्होंने ये टेक्नोलॉजी और सामान उन देशों को बेचना शुरू कर दिया जो एटम बम बनाने के लिए बेताब थे। और उनके कस्टमर कौन थे? नॉर्थ कोरिया, ईरान और लीबिया जैसे देश। खान के नेटवर्क ने इन देशों को सीधे सीधे न्यूक्लियर हथियार बनाने में मदद की। इससे ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए एक ऐसा खतरा पैदा हो गया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। एक अकेले आदमी ने पूरी दुनिया को एक कहीं ज्यादा खतरनाक जगह बना दिया था। तो इन सब के बाद आज हम कहाँ खड़े हैं? देखिए, एक तरफ तो इससे रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं, लेकिन दूसरी तरफ नए नए न्यूक्लियर देशों के उभरने का खतरा लगातार बना हुआ है। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी या एनपीटी परमाणु हथियारों को फैलने से रोकने का दुनिया का सबसे बड़ा अग्रीमेंट है, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी है। भारत, पाकिस्तान और इजराइल जैसे देशों ने तो इस पर कभी साइन ही नहीं किए और अपने अपने प्रोग्राम बना लिए। ये टेबल आज की पूरी तस्वीर साफ कर देती है। हम देख सकते हैं कि जो शुरुआती 5 न्यूक्लियर पावर थे वो सब एनपीटी के मेंबर हैं, लेकिन असली चिंता वो देश हैं जो इस ट्रीटी से बाहर हैं, जैसे भारत, पाकिस्तान और इजराइल जिन्होंने कभी साइन नहीं किया, और नॉर्थ कोरिया जो साइन करने के बाद इससे बाहर निकल गया। ये साफ दिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों के बावजूद ये खतरनाक टेक्नोलॉजी फैलती रही है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जिस तरह से टेक्नोलॉजी फैल रही है और अंतर्राष्ट्रीय संधियों पर दबाव बढ़ रहा है, ये सवाल आज भी कायम है कि इस खतरनाक क्लब का अगला मेंबर कौन होगा। ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले सालों में पूरी दुनिया की सुरक्षा की दिशा तय करेगा।